जी, हमारी मीटिंग लाइव हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करेंगे आज प्रोजेक्ट्स को। जो आप लोगों को प्रोजेक्ट दिए थे, किस किस ने बनाया, क्या डिफिकल्टीज आई हैं, वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। किसी ने नहीं बनाया? जी मैम सायरा, सर्वकाश, मैम लिहा। नहीं बनाया तो बता दें, आप लोगों ने नहीं बनाया। अच्छा मैम, ये आप चैनल में एक दफ़ा दोबारा मैसेज कर दें कि कुछ ज्वाइन कर लें लोग। हम्म, नहीं बता रहा कोई। देखिए, अगर आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को फिर कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों ने ट्राई किया, नहीं किया, समझ नहीं आई, आप बता दें। चलें। फिर अगर कोई नहीं बोल रहा तो इसका ये मतलब है कि नहीं बनाया किसी ने। चले, मैं आपको एक दिखाता हूँ। एक हमारे ही स्टूडेंट ने बनाया है प्रोजेक्ट। ये देखें, उन्होंने बकायदा प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट बना के उसको डिप्लॉय भी किया मॉडल को, फेस डिटेक्शन का। ठीक है। नेम उनका जवेरिया बतूल। उन्होंने गिटहब फाइल भी ऐड की है। दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। जिसमें उन्होंने अपनी जो भी पाइथन की फाइल, हर पूरी रीड में को ऐड किया, कैसे ऐड करना है, अपनी वेबसाइट बना के उसको डिप्लॉय किया। सो दिस इज द डेडिकेशन एक्चुअली, कि वो किस डेडिकेशन से उन्होंने अपने सैटरडे और संडे प्रोजेक्ट को सीरियस लिया और अपना काम किया। देख रहे हैं। अब इसका इन्हें फायदा क्या हुआ। अब ये ऐसे नहीं है कि उन्होंने डिप्लॉय किया, मॉडल वर्क भी कर रहा है। अगर मेरे पास कोई इमेज हो तो आप देख सकते हैं। हम्म, मेरे पास अपनी ही इमेज पड़ी है, मैं इसी को ओपन करके देख लेता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। हम्म, ये देखिए, मेरा फेस डिटेक्ट कर लिया मॉडल ने। ठीक है। फाउंड वन फेस इन दिस इमेज। आप लोग ये देख सकते हैं। इवन इवन दो ये आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये, एंड शी इज दी ओनली 6 सेमेस्टर स्टूडेंट एंड शी ट्राइड दिस मॉडल। मैं ये चैट पे लिंक भी शेयर किया है इसका, जो उसने डिप्लॉय किया है। इवन पूरा उसने, आपका जो मॉडल है वो फेस को भी डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद वो इमेज भी इंपुट ले रहा है। उसके बाद उसने गिटहब का कोड भी दिया है, अपनी रीड में ऐड की है। तो इस चीज से क्या शो हो रहा है, कि हाउ शी इज डेडिकेटेड। तो जो न्यू लोगों ने, किसी का माइक माइक डिस्टर्ब कर रहा है। सर साइम का। अच्छा, तो न्यू लोगों ने ज्वाइन किया है, आप में से किसी ने प्रोजेक्ट बनाया? चले, हैंड रेज कर दे, नहीं बोलना। कुछ बताए तो सही, बनाया नहीं बनाया, कोई डिफिकल्टी आई है, क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, चले बताए तो सही ना कुछ के नहीं बनाया मैंने। चले खैर, ये मैंने आपको चैट पे लिंक शेयर किया, आप लोग ये मॉडल देख देख सकते हैं, फेस डिटेक्शन मॉडल। और ये स्टूडेंट कोई इतनी ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है। ये शी इज़ ओनली 6 सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर स्टूडेंट। और इन्होंने ये मॉडल बना के डिप्लॉय भी किया है। और ये शो कर रहा है कि हाउ मच शी इज डेडिकेटेड। ठीक है ना। अब जब वो अपनी ये सीवी में मॉडल ऐड करेंगी, तो प्रोफेसर को पता होगा कि, या कंपनी को पता होगा कि ये मॉडल हमारे नॉट ओनली मॉडल को डेवलप कर सकती है, बल्कि उसको डिप्लॉय भी कर सकती है डिफरेंट एप्लीकेशंस में।
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो उसके बाद दूसरी बात ये पूछनी है कि कल आप लोगों ने एएनएन पढ़ा। आप में से अगर कोई उसका 5 मिनट दे दे ओवरव्यू कि उसने क्या समझ आई, और जो चीज़ें नहीं समझ आई तो हम उसको डिस्कस कर लें। किसी को कुछ नहीं समझ आई एएनएन की? सर क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। सर, एएनएन बेसिकली डीप लर्निंग में हम लोग जिस तरह के ह्यूमन ब्रेन होता है, उसके अंदर न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो न्यूरॉन्स आपस में इंफॉर्मेशन पास करके कोई स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस को कोई बात समझ आती है या कोई जज कर पाते हैं। इसी तरह से डीप लर्निंग में जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है, ये न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स कनेक्टेड होते हैं। हर लेयर एक दूसरी लेयर के साथ कनेक्टेड होती है, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हर न्यूरॉन कंप्यूट करके उसे नेक्स्ट लेयर में भेजता है। और उसके बाद फिर एट द एंड आउटपुट लेयर आती है। तो स्टार्ट में हमारे पास इनपुट लेयर होती है, बीच में बहुत सारी हिडन लेयर्स होती हैं, और आखिर में हमारे पास आउटपुट लेयर होती है। तो इनमें इसमें एक चीज़ पड़ी थी, फॉरवर्ड प्रोपगेशन। फॉरवर्ड प्रोपगेशन क्या होता है कि इनपुट लेयर से लेके जब आप कोई इनपुट देते हो, तो हिडन लेयर से होती होती आउटपुट लेयर तक पहुंचती है। इसमें हम लोगों ने वेट्स और बायसेस के बारे में पढ़ा था। वेट्स वो होते हैं, वेट बेसिकली हम लोग कहते हैं लिंक को, कि हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से किस तरह लिंक है। और वेट और बायसेस ऐसी वैल्यूज होती है जो हम लोग इनिशियली खुद कंसिडर करते हैं, और जैसे जैसे हमारा मॉडल ट्रेन होता जाता है, उस उनको हम लोग वो ऑटोमेटिकली पैरामीटर सेट होते जाते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, कि किसी स्पेसिफिक न्यूरॉन जो है वो एक्टिव होगा या नहीं किसी स्पेसिफिक इनपुट के साथ। दैट्स परफेक्ट। आपने माशा बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ये इस बात को शो कर रहा है कि आपको चीजें समझ आई। ठीक है। अब जब देखें, एआई इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। अगर आपके कंसेप्ट्स हैं तो आप एआई कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट्स नहीं ना क्लियर तो आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे ही में आपने प्रोजेक्ट किया। सर, मैं फ्राइडे को क्लास नहीं ले सका था। इंटरनेट का इशू था, तो इस वजह से वो रह गया। अच्छा, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट किसी ने नहीं किया। चले, आप लोग अगर नहीं कर रहे प्रोजेक्ट तो मैं आपको यही कहूंगा कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपको कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। प्रोजेक्ट बगैर एआई ना कोई मानेगा। और आप चाहे जितना मर्जी किसी को पिटते रहेंगे मुझे एआई आती है, वो कभी नहीं मानेगा। तो ठीक है, इट्स योर। अगर आप लोग नहीं करना चाह रहे तो आप लोगों की मर्जी है। बाकी जिन्होंने किया है वो अपना, ठीक है। देखें, अब इसीलिए कहते हैं ना कि सब नहीं ना आगे जाते, कुछ लोग ही आगे जाते हैं। और जो डेडिकेशन शो करते हैं वही लोग आगे जाते हैं। बाकी कुछ देख रहे हैं तो बस ठीक है फिर। चले, एएनएन आप लोगों ने पढ़ा कल। साइन सर, साइम ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा सर, साइम को ही समझ आई है या और किसी को भी समझ आई है? एनीवन एल्स? जी मैम, हमना फारूक, आप कुछ कहने लगे? eh, चले, ठीक है। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने वाला वो ये होगा कि हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, हर फंक्शन की स्पेसिफिक क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज क्यों करते हैं, बेसिकली उनकी वजह क्या है। ठीक है। तो जैसा कि आपको कल हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। जो न्यूरल नेटवर्क्स है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क स्पेसिफिकली, वो ऐसे ही वर्क करता है जैसा कि ब्रेन, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है जैसा कि ब्रेन वर्क करता है। ठीक है, बिल्कुल सेम। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो बिल्कुल एक्सप्लेन कह रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। ठीक है, हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज दी फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। इसमें हिडन लेयर्स होती हैं बहुत सारी। एक न्यूरॉन कैसे बनता है,
एक ब्रेन का न्यूरॉन हो गया, और एक जो आप एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर न्यूरॉन यूज करते हैं, वो कैसे बनता है, जिसमें इनपुट होता है, बाइज होता है, फिर हम उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसमें एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, फिर वो अगली लेयर में जाते हैं, ऐसे वो कंप्यूट होता है। ठीक है। हम बस ये ओवरव्यू देख के अपना चलते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस पर। ठीक है। अब जो न्यूरॉन है उसमें आप देख रहे हैं ये फिगर में, कि सबसे पहले हम जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। जो हमारे पास वेटेज आए हैं, शायद मैंने आपको कल बताया भी हो, ये कैसी होती हैं कि हम x1 और w1 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x2 w2 को मल्टीप्लाई करते हैं, और x3 और w3 को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है। ऐड करने के बाद फिर उनको एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, और फिर हमारे पास आउटपुट निकलती है जो कि नेक्स्ट लेयर पर जाती है। ठीक है। अब हमारे पास एलिमेंट्स कौन से होते हैं न्यूरल नेटवर्क से? एलिमेंट्स में हमारे पास एक लेयर होती है इनपुट, एक होती है आउटपुट, और बाकी होती हैं हिडन लेयर्स। ठीक है। वी डोंट नो कि हाउ मेनी हिडन लेयर्स वी हैव टू एक्चुअली यूज। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम पर, लेकिन मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, लेयर्स हो सकती हैं जो कि आपस में अटैच होती हैं। बेसिकली इसका काम होता है कि डीपली जाके कम्प्लेक्स रिलेशंस को देखना, उनको ऑब्जर्व करना, उसको लर्न करना, और फिर उसको आउटपुट देना। ठीक है। अगेन वही बातें हैं, हिडन लेयर, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैकवर्ड प्रोपगेशन क्या होती है? फॉरवर्ड प्रोपगेशन में हम जाते हैं इनपुट की तरफ से आउटपुट की तरफ। ठीक है। हम इनपुट लेयर होगी, उसमें वेटेजेस ऐड होंगे, वेटेजेस ऐड होकर वो हमें एक आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है। ये तो होगी फॉरवर्ड प्रोपगेशन। फिर हम देखते हैं कि अब ना हमारे पास आज बहुत दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे और एक हमने कल डिस्कस करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके दो टॉपिक्स क्लियर है तो आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। तो जिसमें ग्रेडियंट डिसेंट को हम कल डिस्कस करने का हमारा प्लान है, कि हम ग्रेडियंट डिसेंट को कल कवर करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो आज एक्टिवेशन फंक्शन पे है। ठीक है। अब फॉरवर्ड प्रोपगेशन होती है इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर पर जाना, उसमें हिडन लेयर्स आती हैं, आप वेटेजेस ऐड करते हैं। ठीक है। अब आपके पास आउटपुट आ गई, अब आपने उस आउटपुट को कंपेयर करना है एक्चुअल आउटपुट से, कि आपका कितना मतलब लॉस है, एक्चुअल आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपको इंक्रीज करनी है, या मॉडल को मॉडल की एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है, या आपने कैसे उसमें से रिजल्ट अच्छे लेने हैं। तो फिर आ जाती है आपके पास बैकवर्ड प्रोपगेशन। ठीक है। बैकवर्ड प्रोपगेशन में क्या होता है कि ये बैकवर्ड, जैसा कि नाम से जाहिर है कि आप फॉरवर्ड नहीं बल्कि बैकवर्ड जाएंगे। बैकवर्ड आप आउटपुट लेयर से हिडन लेयर्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप वेटेजेस को चेंज करेंगे, जो आपके वेटेजेस हैं उनको वेटेजेस को चेंज करके फिर आप रिजल्ट चेक करेंगे। डिफरेंट लेयर्स में जाएंगे, उसमें वेटेजेस चेंज होंगे, वेटेजेस चेंज करके फिर आप रिजल्ट चेक करेंगे। चलें, ये तो बातें वो है ना, ये कंसेप्ट। हालांकि हमारे पास जो आजकल लाइब्रेरियां हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कीरास यूज़ कर रहे हैं, टेंसर प्रो कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। एक बिल्ट इन फंक्शंस है, हम जस्ट कॉल करते हैं और वो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं। ठीक है। तो बैकवर्ड प्रोपगेशन क्लियर है? देखिए ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वेटेज ऑफ द नेटवर्क कनेक्शंस आर रिपीटेडली एडजस्ट टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट वेक्टर ऑफ द नेट एंड डिजायर्ड आउटपुट ऑफ द नेट। जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो हम डिजायरिंग रिजल्ट लेना चाहते हैं, जो एक्यूरेसी लेना चाहते हैं, जब तक हम वो अचीव नहीं करते तब तक हम लेयर्स के अंदर पीछे जाके उनके वेटेजेस को चेंज करते हैं, ताकि हमें अपने रिजल्ट्स मिल सकें। ठीक है। Why do neural network need an activation function? This is an important question, कि हमें एक्टिवेशन फंक्शन की ज़रूरत क्यों है, हम एक्टिवेशन फंक्शन को यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर यही है, सिंपल। जी, क्वेश्चन है किसी का? अच्छा चले। जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसका मकसद है कि न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरल नेटवर्क के अंदर नॉन लिनियरिटी को क्रिएट करना। अब नॉन लिनियरिटी को हम क्यों क्रिएट करते हैं, इसका क्या मकसद है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। हाँ चलें। अब एक ना रिलेशन होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। अब नॉन लिनियरिटी और कम्प्लेक्सिटी को क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है? ठीक है। अब आप लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक एग्जांपल को कंसीडर करें कि लीनियर लीनियर की एग्जांपल को। ठीक है।
अब वो एग्जांपल क्या है कि एक बंदा अगर 2 घंटे स्टडी कर रहा है तो उसके आ रहे हैं 60 मार्क्स। और एक बंदा अगर 4 घंटे स्टडी कर रहा है तो उसके आ रहे हैं 80 मार्क्स। ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्टडी कर रहा है उसकी आउटपुट उतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। दिस इज द लीनियर रिलेशन। मतलब डायरेक्ट रिलेशन आप कह लें कि जितने वो घंटे स्टडी करेगा उतना उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। सिंपल इज डैट। बट डीप अगर अगर हम इस लिनियरिटी को क्रिएट करें तो हमारे पास डीप लर्निंग के जो कंसेप्ट हैं, कोर कंसेप्ट, वो खत्म हो जाते हैं। वो कैसे? डीप लर्निंग का काम है कि हमें कम्प्लेक्स रिलेशन को पढ़ना है। जो कम्प्लेक्सिटी है अंदर उसको जनरेट करके उसको पढ़ना है। अब कम्प्लेक्सिटी से क्या मतलब इधर है? अब देखें, अब एक्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि 4 घंटे पढ़ने वाला बंदा ज्यादा मार्क्स लेगा या 2 घंटे पढ़ने वाला बंदा ज्यादा मार्क्स लेगा। आप क्या इसमें इसमें क्या चीज आप लोगों के माइंड में आ रही है कि फैक्टर ऐड हो सकते हैं जो कि रिजल्ट पर कर सकते हैं इन्फ्लुएंस? क्या ज्यादा पढ़ने से ज्यादा नंबर आएंगे? लाजमी नहीं है सर, अगर बंदा इंटेलिजेंट हो तो वो कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर ले सकता है। एग्जैक्टली exactly. और कोई? स्मार्ट स्टडी करके भी ज्यादा नंबर ले सकते हैं बंदा। हम्म। एक बात तो हो गई। और कोई फैक्टर कौन सा ऐड हो सकता है? कोई और फैक्टर नहीं हो सकता? एग्जैक्टली exactly. चलें, ये पॉइंट आपका बड़ा अच्छा है कि स्मार्ट स्टडी करके भी हम ज्यादा नंबर ले सकते हैं। अब इससे शो क्या हुआ कि अगर हम इमेजिन करें कि एक बंदा, क्या नाम है, ज्यादा पढ़ेगा वो ज्यादा नंबर ले लेगा। तो ये केस को अगर हम लेके चलें तो हमारा मॉडल हर जगह सही प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई बंदा पढ़ने में ज्यादा स्मार्ट है, कोई बंदा 4 घंटे ज्यादा फोकस से पढ़ रहा है, और कोई बंदा अपना फोकस को लूज कर रहा है उसी टाइम के अंदर। ठीक है। कोई बंदा, लेट्स सपोज, एक बुक खोल के बैठा हुआ है लेकिन उसका ध्यान ही कहीं और है। ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नॉन लिनियरिटी क्या करती है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या करते हैं कि नॉन लिनियरिटी को क्रिएट करते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। वो नॉन लिनियरिटी हेल्प आउट करती है कम्प्लेक्स पैटर्न्स को पढ़ने में, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को पढ़ने में। इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, जो कि जैसा कि जो कि इनडायरेक्टली आप कह लें हो सकते हैं, ठीक है, उनको पढ़ने में हेल्प आउट करता है। तो दैट्स वाई जब हम एक्टिवेशन फंक्शंस को यूज करते हैं अपनी लेयर के अंदर तो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है। और हमारा मॉडल उस कम्प्लेक्सिटी पर ट्रेन होता है। तो जब उस कम्प्लेक्सिटी पर वो ट्रेन होता है तो वो प्रिडिक्शन भी सही कर सकता है। ठीक है। वो अब हमारा मॉडल अगर कम्प्लेक्सिटी पर ट्रेन हुआ है तो वो ये नहीं कहेगा कि इस बच्चे ने ज्यादा पढ़ा है, इसके ज्यादा नंबर आएंगे। वो बल्कि और भी फैक्टर्स को कंसीडर करेगा और एक्चुअल प्रिडिक्शन देगा आपको। ठीक है। तो इज इट क्लियर कि क्यों हम एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करते हैं? यस सर, यस। हम्म। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। सर ये ग्राफ समझा देना एक, जो ये इसमें। ये ग्राफ अभी आपके लिए नहीं है। इसमें वैसे कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक एक्टिवेशन फंक्शन है। अभी जब हम एक्टिवेशन फंक्शन देखेंगे उनके ग्राफ्स को देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना 3 टाइप्स के एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। ठीक है। सबसे पहले होता है बाइनरी स्टेप फंक्शन। बाइनरी स्टेप फंक्शन एज यू नो 0 और 1 ये डिसाइड करेगा कि इस न्यूरॉन ने एक्टिव होना है या नहीं होना। ठीक है। सिंपल इज डैट। बाइनरी जो स्टेप फंक्शन है वो सिंपल, उसका इतना ही काम है, उसे डिटरमिन करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक्टिव होगा या नहीं होगा। उसके बाद एक लीनियर फंक्शन भी होता है। अब लीनियर फंक्शन का मकसद क्या है, मैंने आपको बताया कि हम लीनियर यूज नहीं करते। ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कहीं पर लीनियर यूज करना पड़ सकता है, लेकिन एज सेम जैसे आउट इनपुट होगी वही आउटपुट आ जाएगी। इसमें उन्होंने ना इधर मेंशन किया हुआ है, लीनियर फंक्शन इज आल्सो नोन एज नो एक्टिवेशन और आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं होती। इस फंक्शन में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट के वही आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब देखें ना यहाँ पे, अब ड्रॉबैक्स उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं कि लीनियर फंक्शन के जो सबसे ज्यादा ड्रॉबैक क्या है। इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज बैक प्रोपगेशन एज डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन इज कांस्टेंट एंड नो रिलेशन विद द इनपुट। जब हम लीनियर फंक्शन को यूज करेंगे तो हम बैक प्रोपगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेंगे
तो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और इनपुट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अब देखें ना, अब हमने क्या करना है, बैक प्रोपगेशन में हम क्या करते हैं, हम वेटेजेस को चेंज करते हैं, ठीक है। अब जब हम हम रिलेशंस देख के ही वेटेजेस को चेंज करना पड़ता है। जब उसके दरमियान कोई रिलेशन ही नहीं है और वैल्यू ही कांस्टेंट है, तो हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, अब लीनियर फंक्शन क्या करता है कि जब हम उसके अंदर लीनियर फंक्शन को यूज करते हैं, तो जो हमारे अंदर जितनी एक्टिवेशन, मतलब जितने न्यूरॉन्स हैं, जितने लेयर्स हैं, वो हम एक ही न्यूरल लीनियर फंक्शन के जरिए वो वो क्या नाम है, आउटपुट दे देती हैं। तो उससे क्या होता है कि सारी लेयर्स कोलैप्स कर जाती हैं, फिर एक्टिवेशन फंक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं, मतलब फायदा नहीं होता जिस जिस वजह से हम उसको यूज करना चाह रहे हैं, तो वो नहीं नहीं होता, ठीक है। तो इसने सिंपल एक लाइन लिखी है, essentially a linear function turns the neural network in just to one layer। अब जितने मर्जी न्यूरॉन्स की लेयर्स को लगा लें या जो भी लगा लें, वो एक ही लेयर बन गई है, क्योंकि उसमें नॉन लिनियरिटी क्रिएट नहीं हो रही, कम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं हो रही, वो सिंपल एक लीनियर रिलेशन को ही लेके चल रही है। फाइन। अब हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास लीनियर फंक्शन है, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, जो कि आप लोग अगर मशीन लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ही यूज़ करते हैं और उसे ही देखते हैं, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है सेम, उसका भी यही कंसेप्ट है, जो इनपुट आ रही है उसका जो रिलेशन आउटपुट के साथ बन रहा है उससे वो निकाल के दे देना है। कोई बंदा ज्यादा पढ़ रहा है, उसने कहना है ये ज्यादा नंबर लेगा, ऐसे करके ना लीनियर रिलेशन होगा। लेकिन उसने यही कहा है कि जो दे अलाउ बैक प्रोपगेशन, अच्छा, हम इस लिमिटेशन की वजह से कम्प्लेक्सिटी को क्रिएट नहीं कर सकते। और जब कम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं होती तो हमारा डीप लर्निंग का मॉडल सही तरह ट्रेन नहीं होता। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हम नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस को यूज करते हैं, ठीक है। अब नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन हमें कैसे हेल्प आउट करते हैं, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम बैक प्रोपगेशन कर सकते हैं, क्योंकि अंदर नॉन लिनियरिटी है, उनके अंदर रिलेशंस हैं, ठीक है। तो उन रिलेशंस की को डिसाइड करते हुए हम वेटेजेस को चेंज करते हैं ताकि हम ग्रेडियंट डिसेंट को ले सकें, ठीक है। उसके बाद हम एक जो हमारी एक्चुअल डिजायरिंग एक्यूरेसी हम उसको अचीव कर सकें। अच्छा, इधर 10 नॉन लीनियर नेटवर्क्स हैं, लेकिन हम तीन चार ही डिस्कस करेंगे जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है और जो ऑफनली यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक फंक्शन है सिग्मॉड। किसी का माइक ओपन है सर, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो ना हमारे पास सबसे पहला नॉन लीनियर फंक्शन है सिग्मॉड एक्टिवेशन फंक्शन। अच्छा, अगर आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे या कहीं पे भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को पढ़ेंगे ना, सबसे पहले आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन जो ऑफनली यूज होता है वो सिग्मॉड होता है। सिग्मॉड क्या करता है कि सब आपकी वैल्यूज को 0 और 1 के अंदर बाउंड कर देता है। लेट्स सपोज आपकी वैल्यू है, यू कैन से लाइक 20 इन डिजिट्स और समथिंग एल्स। बट ये क्या करेगा, आपकी जो इनपुट जो वैल्यूज है, क्योंकि आप देखें ना हमारे पास इनपुट होती है, वेटेज होती है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सारे इनपुट को प्लस करते हैं, फिर हमारे पास एक बड़ा डिजिट भी बन सकता है। तो ये क्या करेगा सिग्मॉड फंक्शन, ये उसको 0 और 1 के दरमियान उसको बाउंड करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू लिमिट हो जाएगी, ठीक है। लिमिट इसका सिग्मॉड का जो फंक्शन है वो ये है, आपके फंक्शन। अब आप अपने एंड पर इसको ड्राइव भी करके देख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस पड़े हुए हैं किरास या टेंसरफ्लो या पाईटॉर्च वगैरह में। तो हम सिंपल उसको कॉल करते हैं और वो मैथमेटिक जो इसकी है पीछे बैकवर्ड, वो परफॉर्म कर देता है, ठीक है। तो सिग्मॉड क्या करेगा, हमारी वैल्यूज़ को 0 और 1 के दरमियान लिमिट कर देगा। अच्छा, वाई सर हमें सिग्मॉड। सिग्मोइड एक्सक्यूज में सर, हमें सिग्मोइड फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? सर, आपको पहले पता लगा कि हम नॉन लीनियर को यूज क्यों करते हैं, नॉन लीनियर फंक्शंस को? सर लीनियर का तो मुझे कंसेप्ट समझ आया है। नॉन लीनियर में हमें मुझे इतना समझ आया कि हम रिवर्स बैक प्रोपगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बैक प्रोपगेशन की कोई वो नहीं होती ना। हम्म देखें, सिंपल बात यह है कि मैंने आपको सिंपल लफ्जों में समझाया कि एक जब लीनियर रिलेशन होता है
तो उससे हम आउटपुट को डिजाइनिंग, मतलब मॉडल इतना ज्यादा कम्प्लेक्स पैटर्न्स को नहीं पढ़ सकता। वो सिंपल करेगा कि आउटपुट इनपुट ज्यादा है तो चले आउटपुट भी ये होगी। वो सिंपल कह देगा। जब हम नॉन लीनियर फंक्शंस ऐड करते हैं तो ये करते हैं, ये वैल्यूज को बाउंड करते हैं किसी लिमिट के अंदर। ठीक है, जैसा कि डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन है, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो बाउंड करते हैं। वो उससे क्या होता है, जब नॉन इससे इससे क्या होता है कि नॉन लिनियरिटी क्रिएट होती है। जो रिलेशन इनपुट का और आउटपुट का रिलेशन है वो लीनियर नहीं रहता। ठीक है। अब देखें, लेट्स सपोज क्या नाम है, आउटपुट आ रही है इनपुट 10 है तो उसकी आउटपुट भी 10 है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें इनपुट की जो वैल्यूज चल रही हैं उसके जो लीनियर रिलेशंस आउटपुट की वैल्यूज हैं, अब ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेंगे, उन वैल्यूज को बाउंड कर देंगे एक किसी एक स्पेसिफिक, आप कह लें सर्कल के अंदर। ठीक है। तो वो जो रिलेशन है ना, उससे क्या हो गया, वो लीनियर रिलेशन उसका खत्म हो गया। ठीक है। वो लीनियर रिलेशन खत्म होगा तो नॉन लिनियरिटी क्रिएट होगी, तो ज्यादा कम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी। जब ज्यादा कम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी, देन देखें रिलेशन कोई ना कोई बनेगा, लेकिन कम्प्लेक्स रिलेशन बनेंगे। ठीक है। तो जब हमारा मॉडल उन कम्प्लेक्स रिलेशंस पर ट्रेन होगा, तो जब हम रियल टाइम में उसको टेस्ट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। और किसी का भी कोई क्वेश्चन है अभी तो वो पूछ लें, देन फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आई डोंट नो कि आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे सेशन के अंदर, बट आई कोड पर हम ऐसे ही, आई कोड का मॉडल ऐसे ही वर्क करता है कि हम डिस्कशन के साथ चीज़ों को क्लियर करते हैं। क्योंकि आप क्वेश्चनिंग पूछेंगे तो कुछ चीज़ें मुझे भी क्लियर हो जाएंगी, कुछ चीज़ें आप लोगों को भी और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो अगर आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ फिर वो पढ़ा के चला जाऊंगा, तो फिर वो चीज़ें ना ऐसे सही नहीं चलती। खैर, आप ये इवन ये यूज भी कर सकते हैं। अगर आप ये फंक्शन यूज करें, इसमें कोई एक्स की वैल्यू रखेंगे ना, आप अगर कोई भी अपने कॉपी पेंसिल पे या आप अपने कैलकुलेटर पर सोल्व करके देखेंगे तो आपकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान बाउंड हो जाएगी। आपको जो आंसर मिलेगा इस फंक्शन को यूज करने के बाद वो 0 और 1 के दरमियान ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो इधर क्या कह रहा है, द लार्जर इनपुट जी। सर आपने कहा है ना कि एक्टिवेशन फंक्शन जो है उसको एक रेंज में ले आता है ना, वैल्यूज को हम्म 0 और 1 के फॉर्म में। तो फिर हम ये रेंज में क्यों ला रहे हैं वैल्यूज को? अच्छा मैम, रेंज जो है ना, अब डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन है, और डिफरेंट एक्टिवेशंस के डिफरेंट रेंजेस हैं। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे एक्टिवेशन फंक्शन 0 और 1 के दरमियान बाउंड होंगे। एवरी एक्टिवेशन फंक्शन हैज देयर ओन स्पेसिफिक क्राइटेरिया हाउ टू बाउंड द वैल्यूज। मैं आपको बताया ना, मैं अगर कोई मैं एग्जांपल सोच रहा हूँ कोई रियल टाइम, जैसा कि अच्छा चलें, जो हम एग्जांपल क्लियर कर रहे थे कि अब देखें, एक बच्चा 2 घंटे पढ़ेगा उसका रिजल्ट उतना आएगा, एक बंदा 4 घंटे पढ़ेगा उसका रिजल्ट 4 घंटे जितना आएगा, एक बंदा बंदा 6 घंटे पढ़ेगा उसका रिजल्ट 6 घंटे जितना आएगा। ठीक है। तो अब देखें, अब हमारे पास है एक आवर्स है, वो काउंट है। ठीक है। अब जब वो आवर्स को हम बाउंड ही कर दें 1 आवर के दरमियान, जो सबका 1 आवर ही कंसिडर होगा। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि फिर मॉडल उसको नहीं ज्यादा कंसीडर करेगा, मॉडल और भी रिलेशंस को पढ़ने की कोशिश करेगा कि और भी रिलेशंस जो बन सकते हैं आउटपुट के साथ उनको पढ़ेगा। ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। सर अग, क्लियर है। अगर नहीं हुआ तो हम सर्च भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं ठीक है। मीन्स कि फिर अभी कहा है ना कि नॉन लिनियरिटी के लिए हम लोग सिग्मॉइड यूज करेंगे, ऐसे ही है? नहीं, नॉन लिनियरिटी के लिए हम डिफरेंट फंक्शंस यूज कर सकते हैं, सिग्मॉइड उन फंक्शंस में से एक फंक्शन है। ठीक है, अभी आगे जाके और भी आएंगे। 10 नॉन लीनियर फंक्शन इस आर्टिकल में लिखे हुए हैं, हम 3 4 डिस्कस करेंगे। लेकिन देखें, एक सिग्मॉड है, उसके बाद एक रीलू है, एक 10H है। ये फेमस फेमस है, इनके स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं, फिर प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फंक्शन यूज करना है। जबकि ज्यादातर हम सिग्मॉइड सिग्मॉइड हम यूज करते हैं अपनी आउटपुट लेयर के अंदर ज्यादातर। और जो रिलू है वो बहुत ज्यादा, अब ये देखें ना, यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम्स भी लिखी हुई है। उसके बाद 10H फंक्शन है, उसके बाद ये रीलो फंक्शन है। ठीक है ना। तो रीलो, ये 3 फंक्शन तो हम देखेंगे आज लाजमी इनको, क्योंकि यही 3 ही ज्यादा यूज होते हैं।
ठीक है। सर तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि जी हमारी जी, कि हमें कौन सा बिल्कुल एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है। बिल्कुल प्रॉब्लम पर ही डिपेंड करता है, लेकिन जो ज्यादा यूज होता है वो रिलू यूज होता है। ठीक है, हम रिलू जब पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी ने आर्टिकल लिंक भी शेयर कर दिया हुआ है, चले, गुड। अच्छा, तो हमारे पास अच्छा, सिग्मॉइड फंक्शन है। सिग्मॉइड फंक्शन क्या करेगा कि वैल्यू को 0 1 के अंदर लिमिट करेगा। जो वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो 1 के करीब होगी, एज जो बनता है। ठीक है। और जो ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो 0 के करीब होंगी। ठीक है। अब जैसा कि 0.5 इधर एक दरमियान में एक लाइन है, जो 0.5 से वैल्यू है हम उसको पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, जो 0.5 के नीचे वैल्यू है उसको हम नेगेटिव के करीब कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज द फंक्शन वैल्यू। अच्छा, here why sigmod activation function is one of the most widely used function। अब ये दे रहे हैं कि वाई कि हम सिग्मोड फंक्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर मॉडल वेयर हैव टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी एज आउटपुट, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग एग्जिस्ट बिटवीन रेंज ऑफ 0 1। अब देखें ना, उन्होंने कहा कि जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करना हो, तो वहाँ पर सिग्मॉइड फंक्शन ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। अब जैसा कि कोई एक, लेट्स सपोज हमारे पास आउटपुट वैल्यूज़, मैंने आपको बताया ना ये ज़्यादातर यूज़ हो सकता है आउटपुट लेयर्स के अंदर। सिग्मॉइड फंक्शन बहुत यूज़ होता है ना लेयर्स, न्यूरल नेटवर्क्स में। अब क्या करेगा, सिग्मॉइड फंक्शन आपको वैल्यू देगा 0 और 1 के पास। ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर 1 के पास है तो मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो 1 के पास है। ठीक है। 0.5 से ऊपर है तो 0.5 से नीचे है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो 0 के पास है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का जो फैक्टर है उसको प्रिडिक्ट करने में ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं आप। जैसे कि क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं, अगर आपके पास आपने दो इमेजेस प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, एक कैट और डॉग, अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन लगा देंगे आउटपुट लेयर के अंदर तो वो हमें आंसर क्या करेगा, 0 करेगा या 1 करेगा। हम बता सकते हैं कि 0 आंसर आएगा तो वो कैट है, 1 आएगा तो डॉग है। क्लियर हुआ कि सिग्मॉइड फंक्शन क्यों ज्यादा हेल्पफुल है। सिग्मॉइड जो होगा वो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होगा। मैम नोट बाइनरी क्लासिफिकेशन बेसिकली, अब बात को समझे ना, कि अगर हमारे पास वैल्यूज आ रही है 0 और 1 के दरमियान आंसर आ रहा है। ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम एक टास्क, ये मैंने आपको अगेन कहा कि हम सिग्मॉइड हर जगह यूज नहीं कर सकते, इट्स डिपेंड ऑन प्रॉब्लम। मैं जस्ट एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज हमें मेरे पास एक टास्क है कि हमारे कैट और डॉग की पिक्चर्स हैं उनको प्रिडिक्ट करना है। हम आउटपुट आउटपुट जो लेयर है, जो हमारे पास आउटपुट आनी है उस पर हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया 0, सिग्मॉइड फंक्शन। ये क्या करेगा, हमारी वैल्यूज को 0 और 1 के दरमियान लिमिट कर देगा। अगर हमारे पास वैल्यूज 0 है, 0 के क्लोज है तो हम कहेंगे कैट है, 1 है, 1 के क्लोज है तो हम कहेंगे ये डॉग है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड प्रोवाइड अ स्मूथ ग्रेडियंट प्रिवेंटिंग जंप इनटू आउटपुट वैल्यूज। दिस इज अच्छा, जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बड़ा हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैंने एक इलादा से देना है सेशन, कल का दे दूं या जब भी मैं ये इसको कर पाया तो मैंने ये ग्रेडियंट डिसेंट को ना हम इलादा से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम्म अच्छा, अब हमारे पास ना अगला फंक्शन है 10h का। 10h इज वेरी सिमिलर टू सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है। इवन हैज एस शेप विद डिफरेंट आउटपुट रेंज। अच्छा, सिग्मॉइड इसमें भी एस, जो ग्राफ की शेप है वो ऐसे है, लेकिन इसमें और सिग्मॉइड में फर्क क्या है। इसमें और सिग्मॉइड में फर्क क्या है कि ये जो वैल्यूज है ये 0 और 1 के दरमियान लिमिट नहीं करेगा, ये वैल्यूज को लिमिट करेगा -1 और 1 के दरमियान। ठीक है। अब इसमें हम तीन वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने आई थिंक तीन वैल्यूज को ही कर सकते हैं ना जहाँ तक, हाँ। अच्छा, तो द लार्जर आउटपुट क्लोजर टू 1, जो वैल्यू 1 के करीब है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉजिटिव वैल्यूज के पास है। अब जो सिग्मॉइड पे था ना उधर नेगेटिव फंक्शन, नेगेटिव वैल्यूज वाला ना थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्योंकि वो 0 तक लिमिट कर रहा था उसके दरमियान ना। लेकिन जो नेगेटिव वैल्यूज की जो प्रॉब्लम है वो 10h में सॉल्व होती है, ये -1 और 1 के दरमियान लिमिट करता है। ठीक है। तो क्लोजर द आउटपुट विल बी, अच्छा जो
जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो ज़ाहिर बात है -1 के करीब होंगी। अच्छा तो इधर ये इसका ना, ये इसका फंक्शन है। अगर आप इसको अपनी कॉपी पर सोल्व भी करेंगे ना एक्स की वैल्यूज देख के, तो ये आपकी, मैंने पर्सनली ये की हुई है सॉल्व ना, तो अगर आप इन्हें करके देखेंगे, कोई भी वैल्यूज करके देखेंगे ना, तो ये आपकी वैल्यूज को -1 और 1 के दरमियान ही लिमिट कर देगा। अच्छा ये जो फंक्शंस अब आपको मैंने बताया कि हम तो सॉल्व नहीं करते, हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, हम उस पर सिंपल कॉल करेंगे, ठीक है, क्या नाम है, 10H को कॉल करेंगे तो वो खुद ही ये सॉल्व करके ना हमारी जो न्यूरॉन्स हैं उसमें वैल्यूज को -1 और 1 के दरमियान कन्वर्ट करके आगे उसे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। अच्छा एडवांटेजेस क्या है? The output of 10H activation function is zero centered and we can easily map the values very strongly negative neutral। हाँ, अब ना इनमें इनमें ना हम वैल्यूज को 3 हिस्सों में मैप कर सकते हैं। एक तो जैसे सिग्मॉइड था उसमें हम 2 हिस्सों में मैप कर सकते थे, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब 2 ही ऑप्शंस हैं। लेकिन इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। जो कि वैल्यू जीरो है उसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं, जो वैल्यू जीरो से ऊपर है वो हम स्ट्रॉन्ग भी पॉजिटिव कह सकते हैं, और जो वैल्यू जीरो से नीचे है उस पे हम ए स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कह सकते हैं। तो ये ज्यादा, जब नंबर ऑफ क्लासेस हम डिफरेंट नंबर ऑफ क्लासेस यूज करते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए, जिसमें हमारे पास आउटपुट 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा, थ्री थ्री तक आ सकती हैं, या तो उसमें हम ज्यादातर इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ये ऑफनली ज्यादा यूज नहीं होता 10H, मैंने अभी अपने प्रोजेक्ट्स में इसे नहीं किया यूज ज्यादातर। ठीक है। यूजली यूज इन हिडन लेयर्स ऑफ द नेटवर्क लाइज बिटवीन -1 to hidden layer comes out to be 0 or very close to it, help in centering the data and make learning the next layers much easier। तो वो बता रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिग्मॉइड फंक्शन ज्यादातर आउटपुट लेयर्स में यूज होता है, तो ये जो 10H फंक्शन है ये लेयर्स, हिडन लेयर्स जो हमने न्यूरॉन्स बनाए हुए हैं, हिडन लेयर्स बनाई हुई हैं, ये ज्यादातर उनमें भी यूज होता है। ठीक है। अच्छा ये क्या करेगा, हिडन लेयर कम्स आउट टू बी जीरो और वेरी क्लोज टू इट, तो जो हिडन लेयर्स की वैल्यूज होंगी वो जीरो या उससे क्लोज आएंगी। ठीक है। तो ये हेल्प करता है इन सेंटरिंग द डाटा एंड मेक लर्निंग नेक्स्ट इजियर। अच्छा जो सिंपल इसमें जो बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि 10H क्या करेगा, जो वैल्यूज है उनको 0 या -1 के ज्यादा करीब करेगा। ठीक है। उससे क्या होगा, जो हमारे अगले न्यूरॉन्स की लर्निंग है, जो उनको समझने की जरूरत है, वो उनको ज्यादा हेल्प आउट करेगा। ठीक है। अगेन अब ये एक्टिवेशन फंक्शन ग्रेडियंट का आ रहा है, ग्रेडियंट का टॉपिक हम कल ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्लियर है आपको? अच्छा अब हमारे पास ये फंक्शन है, आज हम ये वाला फंक्शन ही यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे क्योंकि 3 ही हमारे पास ऑफनली यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा तो रेलू स्टैंड फॉर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट इंप्रेशन ऑफ लीनियर। अच्छा ये रेलू फंक्शन बेसिकली करता है क्या है, ये जो वैल्यूज हैं उनको बाउंड कर देगा जीरो से इन्फिनिटी के दरमियान। जीरो से इन्फिनिटी के दरमियान मतलब क्या है कि जो वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी ये उसको चेंज नहीं करेगा, ये उसको वैसे ही रखेगा, जो वैल्यू जीरो से कम होगी उनको जीरो कह देगा, जीरो से नीचे इसकी वैल्यूज नहीं जाएगी। ठीक है। तो द मेन कैच हियर डज नॉट एक्टिवेट ऑल द न्यूरॉन्स एट द सेम टाइम। ठीक है। Although it give an impression of a linear function, has a derivative function and allow back propagation while simultaneously make computation efficient। ठीक है। The main catch here is that ReLU function does not activate all the neurons at the same time. The neurons will only deactivate if output of function is less than zero। हाँ, अब रेलो फंक्शन क्या करेगा, ये आपको हेल्प आउट करता है कि आइडेंटिफाई करने में कि किस न्यूरॉन को हमने एक्टिव करना है और किसको नहीं करना। लेट्स सपोज हमारे पास कोई न्यूरॉन है जिसकी वैल्यू जीरो से कम है, तो ये फंक्शन क्या कहता है कि उसे हमें एक्टिवेट नहीं करना, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी जो ज़्यादा रिलेशंस हैं वो हमें इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जो न्यूरॉन जीरो से लेस देन है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, और जो जीरो से ज़्यादा है वैल्यूज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है।
जो एक्टिवेट होंगे उनको हम सोल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी कंप्यूटेशन एफिशिएंट बढ़ेगी। अब देखें ना, अब बाकी जो फंक्शंस हैं वो अब सारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि कौन से न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना है और कौन से नहीं करना। जो जीरो से नीचे हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे। अब जब जिन जिन न्यूरॉन्स का फायदा नहीं है और जो न्यूरॉन्स एक नहीं हेल्प आउट कर सकते हमारी आउटपुट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, या ठीक है, तो ये क्या करेगा, उनको एक्टिवेट ही नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे वही न्यूरॉन सॉल्व होंगे, उन पे वर्क होगा जिनको जो कि हेल्प आउट कर सकते हैं हमें एक्यूरेसी लेने के लिए। इज इट क्लियर? और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रीलो फंक्शन है, हम अपनी लेयर्स में सबसे ज़्यादा रीलो फंक्शन को ही यूज़ करते हैं। ठीक है। आप अगर अपने प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो आप अक्सर ऑफनली रीलो फंक्शन को ही यूज़ करेंगे। अच्छा, एडवांटेज क्या है? अगेन सिंपल बता दूं, रीलो फंक्शन क्या करेगा, आपकी वैल्यूज़ को जीरो और मैक्सिमम के दरमियान बाउंड करेगा। ठीक है। जो वैल्यू नेगेटिव होगी वो जीरो हो जाएगी और जो उसके ऊपर वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। Advantages of using a relo as an activation function। ठीक है। Since only a certain function is far more, again वही बात डिस्कस कर रहे हैं कि रीलो फंक्शन में क्या होगा कि कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे जिनकी हमें ज़रूरत है, बाकी एक्टिव नहीं होंगे। इससे क्या होगा, हमारा इट इज़ मोर कंप्यूटेशनली एफिशिएंट एज कम्पेयर टू 10H या सिगमॉड। सिगमॉड और 10H सब न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन ये उन्हीं को ही एक्टिवेट करेगा जिनकी ज़रूरत है, तो हमारी कंप्यूटेशन पावर वेस्ट नहीं होगी। ठीक है। अगेन फिर आगे वही बातें हैं ग्रेडियंट डिसेंट वाली, जिसको हम फिर डिस्कस करेंगे। चलें आज, आप लोगों के पास ये आर्टिकल शेयर कर दिया है चैट में ना, आप लोग ये पढ़ के, अगर आप लोगों को बाकी भी एक्टिवेशन फंक्शंस को पढ़ना है तो इसमें है और भी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते और मैंने भी नहीं कभी यूज़ किए। ठीक है। तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अच्छा, किसी को बनाने आते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स को हम बनाते कैसे हैं? एनीवन नोस दैट? सर केरास की लाइब्रेरी को यूज़ करके। और हम्म। अच्छा, हम ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं, हम चैट जीपीटी को यूज़ कर लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि टाइम थोड़ा है हमारे पास। तो हम्म। अच्छा, ये सिर्फ हमने एक एग्जांपल के लिए देख रहे हैं। आप इन्हें चैट जीपीटी को कसम से यूज़ ना करिएगा। वो इसलिए कि अगर आप कभी चैट जीपीटी से कोई प्रोजेक्ट बनाने बैठ जाएंगे ना, फिर वो ना चैट जीपीटी कहीं हिलेगा ना आप कहीं हिलेंगे, तो ये आपको भी परेशान करेगा। और ना अक्सर ऐसे ही होता है। ठीक है। तो सिंपल, हमारे पास टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी है, हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। टेंसर फ्लो के अंदर हमने मॉडल को इंपोर्ट करना है, सिक्वेंशियल को, बिकॉज ए एन एन इज मोस्टली अ सिक्वेंशियल मॉडल। ठीक है। उसके बाद हमने लेयर्स को इंपोर्ट करना है। जो ए एन एन की लेयर्स हैं इनको हम डेंस लेयर कहते हैं। इसमें कीड़ास में इसका नाम है डेंस लेयर। आर्टिफिशियल न्यूरॉन या जो लेयर्स हम पढ़ रहे हैं ना, इसको डेंस कहते हैं। जब हम सी एन एन पढ़ेंगे उसके अंदर कन्वोल्यूशनल लेयर होगी, उसके बाद पूलिंग लेयर होगी, फिर डेंस लेयर होगी। तो दिस इज सिंपली डेंस लेयर। ठीक है। तो हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ना, आपने लेयर्स के दरमियान फंक्शन लगाया हुआ है रीलू का। ठीक है। रीलू का फंक्शन लगाया हुआ है, दूसरी लेयर के दरमियान भी रीलू का फंक्शन लगाया हुआ है, और थर्ड लेयर के दरमियान जो आउटपुट लेयर है उसमें सिगमोड लगाया हुआ है। यहाँ पे उसने कमेंट भी किया हुआ है, बाइनरी क्लासिफिकेशन सिगमोड इज कॉमनली यूज फॉर आउटपुट लेयर।
फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं, उनको आउटपुट लेने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम मोस्टली क्या करते हैं, जो हमारा मॉडल बिल्ड होता है उसमें हम कंपाइल का वर्ड यूज करते हैं, जिसमें हम ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं। ऑप्टिमाइजर आपको इंशाल्लाह ग्रेडियंट डिसेंट वाले में पढ़ेंगे हम क्या होता है। उसके बाद लॉस और मैट्रिक्स मतलब एक्यूरेसी वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अगला फिर मॉडल को फिट करते हैं, जिसमें हम अपना डाटा देते हैं, एक्स ट्रेन एक्स वाई ट्रेन, ठीक है। उसमें इपॉक्स देते हैं। इपॉक्स का मतलब ये होता है कि मॉडल कितनी दफ़ा इन लेयर्स पर ट्रेन होगा। अगर हम एक इपॉक लगाएंगे, ये सारा जो ट्रेनिंग डाटा सेट है इस मॉडल में एक दफ़ा ट्रेन होगा। अगर 10 इपॉक लगाए हैं तो वो 10 दफ़ा उसमें ट्रेन होगा, ठीक है। बैच साइज का मतलब ये है कि हम जो अपने डाटा सेट को है उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं कि मतलब एक सेट को हम सबसेट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 32 का हमने साइज रखा है, तो हमारा जो डाटा सेट है या कुछ भी है वो 32 के बैचेस में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद वैलिडेशन स्प्लिट का मतलब ये है कि हमारा जो ये जो डाटा हमने दिया है इसमें से 80% डाटा ट्रेनिंग के लिए यूज होगा और 20% डाटा वैलिडेशन के लिए यूज होगा। वैलिडेशन वैलिडेशन एक डिफरेंट डाटा सेट होता है। क्या नाम है, ट्रेनिंग डाटा सेट से, ठीक है। हम पहले एक्यूरेसी लेते हैं ट्रेनिंग डाटा सेट पर जिस पर वो ट्रेन होता है, फिर हम उसे वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट का मतलब ये है कि हम फिर उसे उस जैसा डाटा सेट देते हैं जिसे हम चेक करते हैं कि जो एक्यूरेसी हमें ट्रेनिंग डाटा सेट पर आ रही है वो हमें वैलिडेशन डाटा सेट पर भी आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद हम लॉस और एक्यूरेसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसे करके हमारा सिंपल सा एएनएन मॉडल बन जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, देन फिर हम इस सेशन को ऐड कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये आपने बैच साइज जो है अभी 32 रखा है, तो यानी कि 32 के 32 बैचेस फर्स्ट ही ब्लॉक में जाएंगे, फिर 32 बैचेस जो है वो सेकंड नहीं में नहीं, जाएंगे और थर्ड में? ऐसे नहीं जाएंगे। एक ही पोक का मतलब है कि पूरा का पूरा डाटा सेट ट्रेन होगा एक दफा एक मॉडल में, ठीक है। अब बैचेस का मतलब यह है कि एक बैचेस बैचेस में डाटा सेट जाएगा, ठीक है। अब एक डाटा सेट और बैचेस में डिवाइड है, सिर्फ वो पूरा डाटा सेट उस मॉडल पर ट्रेन हो जाएगा, देन वो कंसीडर होगा एक ही पॉक। ओके। ओके सर। किसी और का क्वेश्चन? आई होप के अच्छा, इमेज प्रोसेसिंग का क्या किसी ने वो वीडियो देखी ओपन सीवी की, किसी को कुछ समझ आई हो, या इमेज प्रोसेसिंग सबकी क्लियर है? अच्छा चले, किसी का क्वेश्चन है और? चले, आई थिंक नहीं है। चलो फिर हम सेशन को एंड कर देते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।